गुड मॉर्निंग। यूनिट 10 हेलो एल्केस हेलो एरीज। इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को देखा। उसी रिएक्शन मैकेनिज्म को और अच्छा क्लियर करने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस फिनोमेनॉन को समझ लेना जरूरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस फिनोमेनॉन को समझने के लिए हमें एक एपरेटस की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं पोलरीमीटर। यानी इस पोलरीमीटर एपरेटस की हेल्प से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को जनरेट करते हैं, और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है या फिनोमेनॉन है उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पोलरीमीटर, इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी उसको पहले हम देख लें। सबसे पहले होता है इसमें एक लाइट सोर्स हम लेते हैं। कोई भी लाइट सोर्स लिया जा सकता है और इस लाइट सोर्स की हेल्प से वो सारी की सारी रेस को हम एक बॉक्स में कलेक्ट करते हैं। ये बॉक्स, इसमें हमने उस लाइट को ले लिया एंड ये जो लाइट होता है ये अनपोलराइज्ड लाइट होता है, अनपोलराइज्ड लाइट। एंड इस अनपोलराइज्ड लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेज होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की रेज होती है, इसलिए इसको अनपोलराइज्ड बोलते हैं। और ये जो पूरे के पूरे लाइट है इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। ये हमारा निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है और इसका एक नेम है, उसे हम बोलते हैं कैल्साइट। इसे कैल्साइट कहा जाता है। एंड यहाँ निकोल प्रिज्म का जो रोल होता है वो वर्क होता है एज अ पोलराइजर, मतलब ये लाइट को पोलराइज करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है पोलराइजर। एंड इस पोलराइजर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने में से सिर्फ एक ही टाइप की है, सेम वेवलेंथ की रेस को ही अपने में से पास करता है, बाकी सभी को वो इमर्जेंट कर देता है। एक ही टाइप की वेवलेंथ को जब उसने अपने में से पास किया तो जो नेक्स्ट बॉक्स है उस नेक्स्ट बॉक्स में प्लेन पोलराइज लाइट ये हमें मिलता है, PPL। P से मीनिंग है प्लेन, सेकेंड P से मीनिंग है पोलराइज्ड एंड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन हुआ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी रेज एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है या फिर ऑसिलेट होती है। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर्म हुआ है इसके आगे एक ट्यूब ली जाती है और इस ट्यूब में हम एक सब्सटेंस रखते हैं और ये जो सब्सटेंस होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को हमने इसके अंदर फिल कर देना है। अब वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होना चाहिए हमें आगे देखेंगे, तो वो सब्सटेंस हमने यहाँ पर फिल कर दिया। जैसे ही हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ फिल करते हैं तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये अपने एक प्लेन से पर्टिकुलर एक एंगल से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। मतलब ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन भी स्टार्ट करता है या रोटेट करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है। मान लीजिए अभी इसने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, क्लॉकवाइज रोटेशन किया है तो हम ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से दे सकते हैं इसकी, लाइक दिस। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं डी फॉर्म। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंड ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म को कौन एनालाइज करेगा, तो आगे फिर हमने एक निकोल प्रिज्म लगा लेना है। फिर से हमने यहाँ पर निकोल प्रिज्म लगाया, बट अब ये जो निकोल प्रिज्म हमने लगाया ये वर्क करेगा एज एनालाइजर। ये एनालाइजर के फॉर्म में वर्क करेगा। पहला जो निकोल प्रिज्म था वो पोलराइजर था, सेकंड जो निकोल प्रिज्म था वो एनालाइजर है। मतलब वो एनालाइज कर रहा है कि डायरेक्शन या रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अभी ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमने टी फॉर्म दे दिया। मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लाइक दिस, इस टाइप से हम ले रहे हैं। मतलब सिंपल मान के चलिए ये इस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है और इससे यदि ये क्लॉकवाइज वाइब्रेट होता है तो हम क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। और यदि ये जो प्लेन है इससे यदि एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे एल फॉर्म। तो ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म। डी को हम प्लस फॉर्म भी कहते हैं, एल को हम माइनस फॉर्म भी कहते हैं। एंड ये जो एल फॉर्म है इस एल को हम बोलते हैं लेवो। इससे लेवो रोटेटरी कहा जाता है। ये लेवो रोटेटरी एंड डी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो डी एंड एल फॉर्म हमें मिलते हैं, दीज टू फॉर्म्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्हीं को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स।
अब ये जो एनालाइजर है, इस एनालाइजर के आगे हम यहाँ अपनी आई लगा दें, मतलब यहाँ डायग्राम हम ले लें आई का, मतलब यहाँ से इसको देख रहे हैं पूरे के पूरे एपरेटस को। तो इस टाइप से था ये हमारा पोलरीमीटर, और इस पोलरीमीटर से हमें कौन कौन सी चीज मिली, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड डी एंड एल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करने की जो फिनोमिनॉन है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कैसा होना चाहिए उस चीज को हम थोड़ा सा कंफर्म करें, मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CS3C H C2H5, कंपाउंड का नेम कंफर्म करें 2 3 4 4 कार्बन, इट मींस ब्यूटेन है हमारे पास। इस ब्यूटेन की यदि हमने मिरर इमेज ली तो CS3C C2H5 HH ये हमारी इमेज हो गई, मतलब जैसा ये कंपाउंड था वैसा का वैसा ही हमें इसकी इमेज मिल रही है। अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि जो C है इसको ऐसा उल्टा बना दिया है कि भाई मिरर इमेज ले रहे तो C को उल्टा बना दिया, नहीं, उसको इसी फॉर्म में लेना है, क्योंकि जो CS3 ग्रुप है ये एक्चुअली स्फीयर के फॉर्म में होता है। तो स्फीयर मतलब बॉल की इमेज बॉल जैसी ही होगी, तो इसकी इमेज वैसी की वैसी ही आई। और अब इस इमेज को उठा के हम इसके ऊपर रखें कि ये पूरी तरह से इसको क्या करेगी, सुपर इम्पोजिबल करेगी, मतलब ये एक हैंड है और ऐसा ही आपको इमेज मिल रही है, और इस इमेज को उठा के यदि हमने इस हैंड पे रखा है तो वापस वही का वही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एंड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एक दूसरा नाम है अकिरेल, इसको अकिरेल मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है। एंड सिमेट्रिक एंड अकिरेल मॉलिक्यूल ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब इस टाइप की जो सब्सटेंसेस हैं, इस टाइप की जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। पर हमें तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हम कौन सा लें, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लें जिसमें किरेल कार्बन हो। अब किरेल कार्बन से मीनिंग क्या है, किरेल कार्बन से मीनिंग ये है कि ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज पर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आ जाए। जैसे मान लीजिए C2H5 हमने यहाँ लिया, यहाँ हमने CS3 लिया, यहाँ हमने H लिया, यहाँ हमने OH लिया, तो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड कीरेल कार्बन, इसे हम कीरेल कार्बन कहते हैं। ऊपर वाला कार्बन देखें, क्या ये कीरेल कार्बन है, एक वैलेंसी पे C2H5, एक वैलेंसी पे CS3, दोनों डिफरेंट, ये H बट 2 वैलेंसी पे सेम है, तो ये कार्बन हमारा क्या होगा, अकीरेल कार्बन होगा। दिस कार्बन इज कॉल्ड अकीरेल, ये अकीरेल कार्बन है। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें कौन सा कार्बन लेना पड़ेगा, कीरेल कार्बन वाला कंपाउंड लेना होगा। तो इस टाइप से हमने कीरेल कार्बन वाला कंपाउंड बना लिया। कंपाउंड का नेम भी दे दें, 1 2 3 4 4 कार्बन्स, इट मींस ब्यूट। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट मींस A। फर्स्ट सेकंड प्लेस पे OH मींस 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम। अब इस कंपाउंड की यदि हम इमेज लें, यदि हम इसकी मिरर इमेज ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, C2H5 एज इट इज रहेगा, CS3 एज इट इज रहेगा, अब यहाँ पे हमारा H आ जाएगा और यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा, मतलब ये वाली लाइन एज इट इज रहेगी, सिर्फ जो हैंड्स हैं इसके साइड चेंज जो हैं, मतलब ये OH और ये H इसमें चेंज आएगा, ये H यहाँ जाएगा, ये OH यहाँ जाएगा, मतलब ये इमेज बन गई। अब इस इमेज को उठा के यदि हम इसके ऊपर रखें तो देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल से मतलब OH के ऊपर क्या आ रहा है, H आ रहा है, मतलब उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है। इस H के ऊपर कौन आ रहा है, OH आ रहा है, मतलब उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। एंड ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल वाली प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है किरैलिटी, इसी को हम बोलते हैं किरैलिटी। किरैलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की जिसमें एक मॉलिक्यूल उसकी इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं किरैलिटी। अब ये जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिले हैं,
इन टू डिफरेंट फॉर्म्स में कोई एक फॉर्म हमारा डी फॉर्म होगा, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक फॉर्म हमारा एल फॉर्म होगा, लेवो रोटेटरी। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी जो टू फॉर्म्स हैं या जो टू कंपाउंड्स हैं, या हम बोले कि सिंपल एक पेयर है, एक ऐसा पेयर जिसकी मिरर इमेज हो सकती है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो सकता है, उसे हम बोलते हैं इनैंशोमर्स। ये ऐसा पूछा भी आता है, व्हाट आर इनैंशोमर्स, कि भाई इनैंशोमर्स क्या होते हैं। तो इनैंशोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो इसे हम बोलेंगे इनैंशोमर्स। एंड ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें कीरेल कार्बन प्रेजेंट है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसे हम बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ऊपर वाला मॉलिक्यूल देखिए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, एंड ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करने के लिए हमें मॉलिक्यूल कैसा चाहिए, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल चाहिए। तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें कीरेल कार्बन होना चाहिए। इस कीरेल कार्बन का एक और नेम है, इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। स्टीरियो सेंटर, कीरेल कार्बन का सेकंड नेम स्टीरियो सेंटर भी होता है। तो इस टाइप से हमारे डी एंड एल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो पेयर है डी एंड एल आइसोमर की, इसे हम बोलते हैं एनेंशोमर्स। अब इस एनेंशोमर्स में रेसिमिक मिक्सचर को भी थोड़ा सा कंफर्म करें कि भाई रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। ये जो हमारे पास डी फॉर्म है, मान लीजिए डी फॉर्म हमने 50% ले लिया, और जो एल फॉर्म है ये भी हमने 50% लिया है। मतलब डी फॉर्म वाला जो कंपाउंड है वो 50% है, एल फॉर्म वाला कंपाउंड भी 50% है। 50% मतलब इक्विमोलर फॉर्म में लिया, 50 मोल्स इसके 50 मोल्स इसके, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो ये जो मिक्सचर फॉर्म होगा, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एंड जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। अब इन्हीं से डी एंड एल फॉर्म एंड कीरेल मॉलिक्यूल, कीरेल सेंटर से ही रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि ओ लेटर की हम इमेज बनाएं तो ओ ही मिलेगी, ए लेटर की यदि हम इमेज बनाएं तो ए ही मिलेगी। तो ये ओ एंड ए, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अकीरेल। ये अकीरेल ऑब्जेक्ट्स हैं। वही यदि मान लीजिए हमने एफ लेटर लिया है, एफ लेटर की इमेज ली है तो ये उल्टा एफ मिलेगा। यदि मान लीजिए हमने एल लिया है तो इसकी इमेज ये एल मिलेगी। तो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कीरेल ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम कीरेल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इस टाइप से ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कुछ और टर्म्स पर आते हैं। SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में वो सारी टर्म्स यूज होती हैं। उनमें मेन हमारी 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट है रिटेंशन, सेकंड टर्म है इन्वर्शन, एंड थर्ड टर्म है रेसिमाइजेशन। ये 3 टर्म्स को हम क्लियर कर रहे हैं, किस लिए, SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को क्लियर करने के लिए। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कुछ इस फॉर्म में है, एंड वेज एंड डैश फॉर्म हमने बना लिया, C2H5, यहाँ ले लिया हमने Cl, CS3 एंड H, ये हमने दे दिया वेज एंड डैश फॉर्म। कोई हेलो एल्केन है, 2 3 4 4 कार्बन टर्म्स है, इट मींस ब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, कंपाउंड 2 क्लोरोब्यूटेन। ये अब मान लीजिए इस कंपाउंड में हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं OH- एंड इस OH- की हम रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो OH क्या करेगा, Cl को अलग करेगा और उसके प्लेस पे जाएगा। तो OH Cl को 2 डिफरेंट वेज में अलग कर सकता है। मतलब कैसे, एक हम एरो वहां दे रहे हैं और एक एरो हम यहां दे रहे हैं। 2 डिफरेंट वेज कैसे होंगे उनको हम कंफर्म करें। यहां पर ये जो C2H5 एंड Cl, मतलब जो
स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ हम Cl को अलग करके क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। मतलब ये एज इट इज है एक ही प्लेन में, ये वेज फॉर्म हो गया, फिर ये हमने डैश फॉर्म ले लिया, यहाँ H है, C2H5 CS3 एंड यहाँ आ गया OH प्लस, रिमूव क्या हुआ, Cl माइनस, Cl एंड माइनस चार्ज Cl माइनस के फॉर्म में रिमूव किया। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए हम कंपैरिजन करें तो इनको हम बोलेंगे रिटेंशन। मतलब ये जो है, सपोज मान लीजिए कंपाउंड ने A बना लिया, तो A को हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है A, स्ट्रक्चर एज इट इज है। वही यदि हमने OH माइनस को इस कंपाउंड में अटैच किया, Cl को हटाकर कुछ दूसरे वे में, अलग से कुछ दूसरे वे से, मीनिंग सपोज मान लीजिए इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, चेंज होने से मीनिंग लाइक दिस, इस टाइप से फॉर्म हुआ H, ये CS3 अभी भी है, C2H5 और यहाँ पे हमने ले लिया OH, ये हमने बनाया। इससे कंपेयर करें या इससे कंपेयर करें तो देखिए दोनों इनवर्ट समझ में आ रहे हैं। यहाँ ये देखिए इस टाइप से ये है, यहाँ वेज फॉर्म ये है तो यहाँ वेज फॉर्म ये है, डैश फॉर्म इधर है तो यहाँ पे डैश फॉर्म इधर है, मतलब इसका क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ। मतलब मान लीजिए बी कंपाउंड फॉर्म किया आपने, तो इस बी को हम बोलेंगे इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन है, ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है, तो ये इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। और यदि मान लीजिए हमने B एंड A इनका जो रेशो है ये हमने 50:50 लिया, मतलब 50-50% ले लिया, तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब रेसिमाइजेशन, इन्वर्शन, रिटेंशन, इसका यूज हम SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में किस तरह से कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें। अभी तो हमने इस टाइप से बना लिया, पर जरूरी नहीं है कि ये OH माइनस इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे Cl से अटैच हो। क्यों? क्योंकि Cl भी नेगेटिव होता है, OH भी नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पर इसको रिपल करता है, तो इस टाइप का रिटेंशन पॉसिबिलिटी कम होती है। मेन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, इन्वर्शन की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये Cl जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH क्या होता है, अटैच होता है, जो आपने कल के वीडियो में देखा था। तो अब हम आ रहे हैं SN2 मैकेनिज्म पर, एंड SN2 मैकेनिज्म वेज एंड डैश फॉर्म में इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होता है उसको कंफर्म कर लें। सबसे पहले SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको हम कंफर्म कर लें। मान लीजिए हमने ये लिया है, यहाँ पर है C2H5 Cl, वेज फॉर्म हमने लिया है, वेज में हमने लगाया CS3 एंड डैश फॉर्म में यहाँ पे हमने H लगा दिया, और इसमें हम रिएक्शन कराना है OH माइनस की। अब बेस्ट वे ले लें प्लस OH माइनस, ज़्यादा अच्छा है, प्लस OH माइनस हमने लिया। तो जब OH माइनस की रिएक्शन कराते हैं अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तब हमारी जो ज्योमेट्री है प्रोडक्ट की वो हमें कुछ इस तरह से मिलती है, H CS3 C2H5, यहाँ लगा लिया OH प्लस Cl माइनस रिमूव हो गया। ये दोनों ही यदि हम कंपाउंड्स को चेक करें तो ये इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यही बात बार बार बताई गई है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट है, उसी का ये रिजल्ट है। अब आते हैं हम SN1 पर। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पर, ये जो हमारी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें क्या होगा, इसके लिए भी हमने कोई असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही ले लिया, जैसे मान लीजिए यही लिया है से C2H5, फिर देन Cl, वेज फॉर्म में यहाँ ले लिया हमने CS3 एंड डैश फॉर्म में
H, रिवर्सिबल का साइन। फर्स्ट स्टेप, Cl माइनस को हम यहाँ से अलग कर रहे हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, C2H5, फिर देन वेज फॉर्म, फिर देन डैश फॉर्म, HCS3 कार्बोकैटायन, प्लस रिमूव क्या हुआ है, Cl माइनस रिमूव हो गया। अब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, C2H5, फिर देन वेज फॉर्म, H प्लस, इसमें हम OH माइनस की रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ भी हम OH माइनस की रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ OH माइनस इस डायरेक्शन में अटैच होगा, यहाँ पर OH माइनस इस डायरेक्शन में अटैच होगा। यदि मान लीजिए हमने OH माइनस को इस डायरेक्शन में अटैच किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको हम थोड़ा कंफर्म कर लें। HCS3 OH C2H5, और यदि OH इस डायरेक्शन से अटैच होता है तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, उसको भी हम कंफर्म करें। ये वेज फॉर्म और फिर यहाँ ये डैश फॉर्म दे रहे हैं, HCS3 OH एंड C2H5। तो ये जो हमारा फॉर्म बना है, एक फॉर्म सपोज ये D फॉर्म है और एक फॉर्म ये हमारा L फॉर्म है। देखिए D फॉर्म L फॉर्म हम क्यों बोल रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, इसलिए एक फॉर्म D होगा तो एक फॉर्म हमारा क्या होगा, L फॉर्म होगा। और D फॉर्म और L फॉर्म का जो 50-50% यदि हम लेते हैं, इक्विमोलर रेशियो यदि हम लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। मतलब इन दोनों का मिक्सचर हमारा क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। एंड ये जो रेसिमिक मिक्सचर की प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन बोलेंगे। तो इस टाइप से SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन का यूज होता है और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन का यूज होता है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब हम आते हैं सेकंड रिएक्शन पर। सेकंड रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, सपोज एक कंपाउंड लिया है Cl, ये हमारा कंपाउंड है क्लोरोइथेन, एंड इसमें हम KOH एल्कोहलिक, मतलब KOH को हमने अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया है और उस KOH का हम यूज कर रहे हैं। तो रिएक्शन हमारे किस टाइप से होगी, यहाँ ये जो OH माइनस है ये इस H के साथ इन्वॉल्व होता है। हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब जो फर्स्ट कार्बन है इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है इसे हम बोलेंगे बीटा कार्बन। H एंड OH ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड इस प्लेस पे जाएगा, एंड इस प्लेस पे जाने के बाद कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड ये जो शेयर्ड पेयर है C और Cl के बीच का, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा Cl माइनस की तरफ। तो ये जो हमारे पास Cl और ये जो शेयर्ड पेयर आ गया, मतलब Cl माइनस एंड K प्लस, ये रिमूव हो जाएगा KCl के फॉर्म में, साथ ही साथ OH एंड H H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब हमारा बचा क्या है, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक वैसे ही C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, इट मींस इथीन का हमने फॉर्मेशन कर लिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई चीज एलिमिनेट हुई है, बाहर निकली है, इसलिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसका एक और नेम है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी से मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन।
इसका एक और नेम है, इसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा प्लेस से हेलोजन और बीटा प्लेस से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब इस अल्फा बीटा एलिमिनेशन से ही रिलेटेड एक एग्जांपल हम और ले लें। मान लीजिए हमारे पास है 2 क्लोरोपेंटेन, ये वैलेंसी पूरी कर लो CH3, और इसमें हम एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान रखिए हम एल्कोहलिक KOH लेना, ना कि एक्वस। यदि हमने थोड़ी भी गलती कर दी मीडियम में, एल्कोहलिक के प्लेस पे भी मान लीजिए हमने एक्वस ले लिया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन वहां नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि हो जाती है तो OH एंड Cl सब यही रिमूव होगा एंड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास एथाइल अल्कोहल। तो विशेष ध्यान रखना मीडियम का, एल्कोहलिक मीडियम आएगा तभी क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेल कर देती है, एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि एक्वस ले लिया तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी होगी। सो वापस हम इस कंपाउंड पे आ रहे हैं। इस कंपाउंड का नेम है 2 क्लोरोपेंटेन, और यदि मान लीजिए हमने इसमें से एलिमिनेशन किया है KCl और H2O का, तो कैसे करें। हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला ये बीटा कार्बन, इसके बगल में ये भी क्या है, बीटा है। एक बीटा है तो एक और बीटा डैश दे दो। अब दो पॉसिबिलिटी हमारी बनती है H के निकलने की, यहां से भी H निकल सकता है और यहां से भी H निकल सकता है। यदि मान लीजिए यहां से H निकला तो प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, एक आइसोमर हमारा ये बन। और यदि मान लीजिए हमने यहां से H को अलग किया और ये Cl अलग किया, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 फिर देन CH, डबल बॉन्ड CH CH3, इस टाइप से ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इसका नेम है पेंट 1-ईन, इसका नेम हो गया पेंट 2-ईन। नॉमेनक्लेचर तो आप ही लोगों का क्लियर है। अब इन 2 आइसोमर्स में हमें ये देखना है कि कौन सा आइसोमर ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो ये जो हमारे पास पेंट 2-ईन है ये 80% बनता है एंड पेंट 1-ईन जो है ये ओनली 20% बनता है, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ्स रूल के बेसिस पे हम ये बात बताते हैं कि भाई डबल बॉन्ड से रिलेटेड जो 2 कार्बन एटम्स है उसमें जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, इसमें देखिए एक एल्काइल 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें देखिए ओनली 1 ही एल्काइल ग्रुप है। मोर एल्काइल ग्रुप होगा मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी और ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो सेट-जेफ रूल के बेसिस पे बताएंगे कि ये जो कंपाउंड है ये 80% बनेगा और ये कंपाउंड सिर्फ 20% ही बनता है। इस टाइप से एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, 3rd नंबर की रिएक्शन। एंड रिएक्शन विथ मेटल्स ये भी आपने थोड़ी पढ़ी है क्लास 11th में, नंबर 3, रिएक्शंस विथ मेटल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है मेटल से रिएक्शन करके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल लाइक CH3Br, इसने Mg से रिएक्शन किया है मैग्नीशियम के साथ, तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है CH3MgBr। दिस CH3MgBr इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्यों, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम मेटल है ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक ग्रुप से कनेक्ट है, इसलिए इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। पर्टिकुलरली इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी आप लोग जानते हैं, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एंड ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको मॉइस्चर से बचाना होता है। यदि मान लीजिए हमने इसको मॉइस्चर के साथ रख दिया CH3MgBr, तो ये मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है एंड मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक CH4।
एंड MgOH Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। MgOH Br करने मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड, मीथेन का फॉर्मेशन। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है एक तरह का कन्वर्शन है। क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू मीथेन, कि भाई ब्रोमोमीथेन से आप मीथेन बनाओ। तो ये 2 स्टेप्स आप दे देना, शायद मतलब समझ ही गए होंगे। ब्रोमोमीथेन टू मीथेन मतलब इसमें से ब्रोमो ही अलग करना है, तो हम रिएक्शन कैसी बनाएंगे, CH3Br, रिएक्शन साइन Mg लिखिए, फिर देन CH3 MgBr लेना है, एंड फिर देन वाटर की रिएक्शन एंड फॉर्म होगा सीधे CH4। इस तरह से आपने रिएक्शन बनानी है। रिएक्शन विथ मेटल से रिलेटेड एक रिएक्शन और है हमारी, वुड्स रिएक्शन। ये क्लास 11 में आपने पढ़ी, वुड्स रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन्स के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3Cl CH3Cl से मॉलिक्यूल ले रहे हैं एंड सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं 2Na, तो 2NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH3 प्लस ट्वाइस NaCl। इथेन आपने फॉर्म कर लिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, तो उसको आपने अच्छे से याद रखना। ये भी जो रिएक्शन है ये भी कन्वर्शन है एक तरह का। कैसे कन्वर्शन, क्लोरोमीथेन टू इथेन। क्वेश्चन है कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू इथेन, तो हमने इस टाइप की रिएक्शन देना। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।